हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको प्रीलिम्स की शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ हमारे यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के एग्जाम के लिए। यहाँ पर मैं आपको जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट 1 बताऊंगी। इससे पहले मैंने सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स की वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स के कवर किए हैं। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है सिग्नल और सिस्टम्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, किसी सिग्नल को सैम्पल्ड करना क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, कोरिलेशन में ओटो और क्रॉस कोरिलेशन क्या होते हैं, कॉन्वोल्यूशन, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं वो बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द बटन। थैंक यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्नल्स क्या होते हैं। देखो, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दैट कंटेन दी इंफॉर्मेशन। देखो, ये जो हमारे नोट्स होते हैं ना, वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काम आते हैं, तो आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। क्या होते हैं सिग्नल्स? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखती है। ठीक है, यदि हमें सिग्नल्स के बारे में पता है तो हमें उस सिस्टम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखते हैं हमारे सिग्नल्स। क्या होते हैं? ये फंक्शन होते हैं टाइम के, फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे जैसे सिग्नल साइन का फंक्शन एक सिग्नल हो गया, एक कॉस का सिग्नल हो गया, स्टेप फंक्शन हो गया। तो बेसिकली हमें उस सिस्टम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स ही दे देते हैं। कितने टाइप्स के सिग्नल्स हो सकते हैं? कंटिन्यूस सिग्नल्स हो सकते हैं इन टाइम और डिस्क्रीट इन टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो कंटिन्यूस सिग्नल्स हो सकते हैं या टाइम के रिस्पेक्ट में वो डिस्क्रीट सिग्नल्स हो सकते हैं। सो अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट होते हैं कंटिन्यूस इन टाइम, जहाँ पर वैल्यू क्या हो? कंटिन्यूस हो। तो कंटिन्यूस इन टाइम का मतलब क्या है? एक टाइम पीरियड के बाद जो वेव फॉर्म्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, अपने वेव फॉर्म को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ठीक है, टाइम के साथ वो क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, मतलब वापस से हमें वो पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और वैल्यू भी क्या होती है? कंटिन्यूस होती है, मतलब हर टाइम पीरियड पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये होते हैं कंटिन्यूस इन टाइम, जहाँ पर वैल्यू क्या हो? कंटिन्यूस हो। सेकंड होते हैं जहाँ पर टाइम के साथ तो कंटिन्यूस है, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद तो हमें वेव फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रीट होती है, मतलब हमें हर वैल्यूज नहीं मिलेगी। जीरो से 5 तक की सारी वैल्यूज हमें नहीं मिलेगी। या जैसे यहाँ पर स्टेप फंक्शन देख लो, यहाँ पर हमें या तो +5 मिलेगा या फिर -5 मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है? डिस्क्रीट है, लेकिन ये टाइम के साथ क्या है? कंटिन्यूस है। तो ठीक है, इस तरह के सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम की। ठीक है, सो ये आपके सिलेबस में भी है। देखो, एक इनपुट सिग्नल होता है और एक आउटपुट सिग्नल होता है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो इंटरकनेक्ट काम करता है वो होते हैं सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो सकता है? कोई फिल्टर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यदि हमने इनपुट सिग्नल दिया, कोई फंक्शन ऑपरेट किया, तो हमें आउटपुट सिग्नल दूसरा मिलेगा। तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के बीच में जो काम करते हैं वो होते हैं सिस्टम। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है दैट कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल एंड गिव द आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो आपको सिस्टम के बारे में बताना चाहिए। क्या होते हैं? इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में जो होते हैं वो होते हैं सिस्टम। देखो, सिग्नल्स में हम दो तरह की सिग्नल्स की बात करते हैं, एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। ठीक है, इसके फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूछ लेते हैं पावर सिग्नल क्या होते हैं, एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो, एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला होता है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट XT के मॉड का स्क्वायर DT। XT क्या होता है? हमारा एम्पलीट्यूड होता है। देखो, हमारा जो सिग्नल होता है ना, वो T के रेस्पेक्ट में होता है, इस तरह से होता है। तो वाई में क्या होता है? XT होता है। ये XT क्या होता है? बेसिकली एम्पलीट्यूड ही होता है सिग्नल का। तो इसके मॉड के स्क्वायर करके DT करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, और इसी तरह से हमें पावर सिग्नल मिलता है। क्या होता है? या तो हम पावर सिग्नल बोल सकते हैं या फिर हम एवरेज पावर बोल सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है। ये होती है -T/2 से +T/2, और यहाँ पर लिमिट होती है T टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/T। ठीक है, 1/T इंटीग्रेशन में -T/2 से लेके T/2 XT के मॉड का स्क्वायर DT। तो यहाँ से निकल जाती है पावर। जबकि एनर्जी में क्या होता है? इनफाइनाइट लिमिट होती है, जबकि पावर में क्या होती है? टाइम पीरियड से रिलेटेड लिमिट होती है। ठीक है, यदि आप ये -T और +T लगाएंगे तो यहाँ पर 1/2T रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो ये जो पावर सिग्नल्स होते हैं ना, इसमें है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिग्नल पावर सिग्नल होंगे। जो जो भी हमारे पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद अपने अपने वेव फॉर्म को रिपीट करते हैं, वो हमारे पावर सिग्नल्स होते हैं। जहाँ पर भी पावर सिग्नल्स होंगे, मतलब वहाँ पर तो पावर क्या होगी? नॉन जीरो होगी, लेकिन वहाँ पर जो एनर्जी होती है वहाँ पर इनफाइनाइट होती है। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, कौन से सिग्नल एनर्जी सिग्नल्स होंगे? जो भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं वो हमारे एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। वहाँ पर हमारी एनर्जी तो नॉन जीरो होती है, लेकिन पावर जीरो होती है, इनफाइनाइट नहीं होती, जीरो होती है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज याद रखिए। पावर सिग्नल जो भी पीरियोडिक होते हैं वो पावर सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पर एनर्जी इनफाइनाइट होती है। और जो भी एनर्जी सिग्नल्स होते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, और वहाँ पर जो पावर होती है वो जीरो होती है। ठीक है, और कोई भी एक सिग्नल या तो एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं सिग्नल और सैम्पलिंग के बारे में। देखो, सैम्पलिंग की काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके प्रीलिम्स में मिलेंगे। सिग्नल्स हम पढ़ ही चुके हैं, दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट।
यदि हम सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल देते हैं और यदि हम उसको फिक्स इंटरवल पे फिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल करना या फिर सैम्पलिंग करना बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यदि हम एक एनालॉग सिग्नल लेते हैं, एनालॉग हमेशा एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है, तो यदि हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम सैंपल करना ही बोलते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग करने के बाद क्या होता है, इस तरह से हमारा जो सिग्नल जो कंटिन्यूस है एक पर्टिकुलर लेवल पर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जो सैम्पल सिग्नल होता है उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एक यूनिट इंटरवल पर नंबर ऑफ सैंपल को हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सैम्पलिंग में दो चीज़ें आपको पूछेंगे, या तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पूछेंगे या फिर सैम्पलिंग रेंज या फिर डायनेमिक रेंज पूछेंगे। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकते हैं डायनेमिक रेंज निकालो, सिग्नल दे देंगे और आपसे डायनेमिक रेंज या फिर सैम्पलिंग रेंज पूछेंगे। तो सैम्पलिंग रेंज ही डायनेमिक रेंज होती है और इसको डेसिबल में काउंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 20 log 10 ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम, जहाँ पर ए हमारे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ए मैक्सिमम ए मिनिमम का रेशियो निकाल के आप 20 log 10 कर दोगे तो वहाँ से आपकी डायनेमिक रेंज या फिर सैम्पलिंग रेंज निकल जाएगी। और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी या फिर आप पर यूनिट लेवल इंटरवल पर नंबर ऑफ सैंपल को काउंट कर लोगे तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ठीक है, अब हम नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो नाइक्वेस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रीक्वेंसी दी जिसको हम नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको FN से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम सिग्नल को सैंपल करते हैं या सैंपल करते हैं, तो उसके लिए आपको नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। क्या होती है, FN होता है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2। तो यदि आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पता है और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपसे वहाँ से नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये एक इट इज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। यदि इससे ऊपर यदि आप फ्रीक्वेंसी लेते हो तो अलाइजिंग इफेक्ट ऑकर हो जाता है। अलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, यदि आपकी फ्रीक्वेंसी नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो आपका सिग्नल क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब आपका जो सैंपल किया हुआ आपने सिग्नल को वो इनकरेक्टली सैंपल होता है। ठीक है, यदि आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। यदि ज़्यादा होती है तो एनालॉग सिग्नल प्रॉपर्ली डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर इस नहीं होगा, इसका मतलब वो अलाइनिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली ऑकर होता है इन डिजिटल ऑडियो और डिजिटल इमेजेस जब हम बनाते हैं। मतलब बेसिकली जब भी हम सिग्नल को हम जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं या उसको सैंपल करते हैं तो यदि फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो जाती है नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी से तो हमारा सिग्नल क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर हमारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो नाइक्वेस्ट थ्योरम यही बोलती है एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस एनी एनालॉग सिग्नल इनटू इट्स करेक्ट डिजिटल फॉर्म व्हेन, जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लेस देन या फिर इक्वल्स टू FN होनी चाहिए। नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी से कम या उसके बराबर होती है तो ही हम करेक्टली डिजिटल फॉर्म में हमारे सिग्नल को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड किस तरह से कर सकते हैं हम, यदि हम एंटी एनालाइजिंग इफेक्ट वाला फिल्टर लगा देते हैं। एक फिल्टर लगा दो एंटी एनालाइजिंग इफेक्ट वाला, तो हमारा जो सिग्नल है वापस से करेक्टली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो कोरिलेशन का मतलब होता है कि हम दो सिग्नल्स को कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट क्या करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं, उसमें सिमिलरिटी फाइंड करते हैं। तो यदि हम दो सिग्नल्स लेते हैं उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, उन दो सिग्नल्स को यदि हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करके मेजर करना है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस में यदि आपको लिखने को आता है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, दो सिग्नल को कंपेयर करना, उसमें सिमिलरिटी को मेजर करना ही कोरिलेशन होता है। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, क्रॉस कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यदि हम डिफरेंट सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कोरिलेशन। और यदि हम सेम सिग्नल को ही कंपेयर करते हैं, कंपेयर सिग्नल विद इटसेल्फ, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वैसे आपकी काम का नहीं है एग्जाम में, लेकिन जब आप मेंस लिखोगे ना तो आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्रॉस कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं। कोरिलेशन को बेसिकली जनरली आपके बुक्स में R से डिनोट किया हुआ है तो आप R से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, हमने दो सिग्नल्स लिए यहाँ पर, एक तो X सिग्नल लिया और एक Y सिग्नल लिया है, तो यहाँ पर उसी को डिनोट किया है। तो कोरिलेशन XY और टाउ, तो कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ टू इन्फाइनाइट होता है, XT YT माइनस टाउ DT, ये हमारा क्रॉस कोरिलेशन होता है। और ऑटो कोरिलेशन में क्या होता है, हम यहाँ पर दो सेम ही सिग्नल लेते हैं। तो यहाँ पर सेम सिग्नल लेने का मतलब है या तो आप X ले लो या फिर Y ले लो, तो हम X ले लेते हैं। तो कोरिलेशन करने का मतलब R X X टाउ -∞ टू इन्फाइनाइट XT माइनस टाउ DT। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो कोरिलेशन है। ठीक है, तो और डिटेल में हम इसको देखते हैं क्या होता है।
देखो क्रॉस कोरिलेशन में हम दो सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं, जैसे कोई रिसीव सिग्नल हुआ या ट्रांसमिट सिग्नल हुआ, दो डिफरेंट सिग्नल्स हो गए, यदि हम उसको कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कोरिलेशन। और यदि हम सेम सिग्नल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। सिग्नल्स यदि हम एक एक्स लेते हैं और एक वाई लेते हैं, कोरिलेशन का साइन आर होता है, तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जब भी हम कॉन्वोल्यूशन पढ़ेंगे, देखो कॉन्वोल्यूशन एक अलग ही हमारा टॉपिक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पर हम ये देखो, एक चीज़ जो आपको कोरिलेशन में ध्यान रखनी है वो ये कि जो फर्स्ट वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा आगे रहता है टाइम में, ठीक है, हमेशा टाइम में आगे रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये टी का फंक्शन होगा, टाउ का फंक्शन नहीं होगा। ये क्या होगा, टाइम का, टी का फंक्शन होगा, टाइम टी का फंक्शन होगा, ठीक है। ये दो चीज़ आपको कोरिलेशन में ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कोरिलेशन करना है हम किसका, एक्स और वाई सिग्नल्स का, और यहाँ पर टाउ रखते हैं, और यहाँ पर जो लिमिट होती है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है। फर्स्ट वाला फंक्शन हमेशा टाइम से आगे रहेगा, तो सेकंड वाला फंक्शन टाउ से पीछे हो जाएगा, टी माइनस टाउ डी टी हो जाएगा, ठीक है। यदि हम सिग्नल्स को कॉम्प्लेक्स सिग्नल लेते हैं तो जो सेकंड वाला होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आर एक्स वाई टाउ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी वाई स्टार बन जाएगा, क्योंकि हमने सिग्नल कॉम्प्लेक्स लिया है, और टी माइनस टाउ डी टी, क्योंकि सेकंड वाला पीछे रहता है, तो टी माइनस टाउ हो जाएगा, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने बोला ये हमेशा आगे रहता है तो हम टी प्लस टाउ रख सकते हैं, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली टी रखेंगे तो पीछे हो गया, तो ये हो जाएगा आर एक्स वाई टाउ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी प्लस टाउ वाई स्टार टी डी टी, ठीक है। तो आपके बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे प्रीलिम्स में, बस आपको ध्यान रखना है कि टी का फंक्शन होता है, कोरिलेशन इस तरह से लिखते हैं, हम दोनों सिग्नल्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन यदि हम सेम सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, वाई की जगह यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे एनर्जी सिग्नल्स है, लेकिन यदि आप पावर सिग्नल्स की बात करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ना आगे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, जो मैं आपको एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1/t आ जाएगा, माइनस t/2 से t/2 आ जाएगा, एक्स टी एक्स स्टार टी माइनस टाउ डी टाउ, तो सेम ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। बस यहाँ पर जो लिमिट होगी वो माइनस t/2 से t/2 होगी, क्योंकि पावर सिग्नल है, ठीक है। ये हो गए हमारे कोरिलेशन और उसकी टाइप्स।